स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ आर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कनेक्टेड इन होम। ठीक है, मतलब घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बल्ब होगा, पंखा होगा, उसके बाद फ्रिज होगा, एसी होगा, जो भी होगा, तो अधिकतर उसमें से कांस्टेंट वोल्टेज पे वर्क करता है। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब लगभग हमारे घर में 220 वोल्ट पे सब वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग दो प्रकार का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं उसमें लगभग सबका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़े थे कि इस कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो इसमें अलग अलग एप्लायंसेस का वोल्टेज अलग अलग हो जाता था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे जब रेसिस्टर्स को हम लोग आपस में जोड़ते थे तो सबका वोल्टेज जो है सेम ही रहता था। तो जब वोल्टेज सेम रहता था तो हम कह सकते हैं कि सेम वोल्टेज लगभग सबका चाहिए, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा हम लोग देखते थे कि मान लो अगर बल्ब है तो हमको कम करंट चाहिए, अगर पंखा है तो उससे ज़्यादा करंट चाहिए, अगर एसी है तो और बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, क्योंकि अलग अलग एप्लायंसेस की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो सबके लिए बराबर जो है करंट नहीं चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए। तो अलग अलग करंट जो है हम पढ़े थे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है तो हम लोग पढ़े थे जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ से पास होकर के इसमें जाता है, वही करंट इसमें जाता है, मतलब सेम करंट जाता है। अब सपोज करो कि यहाँ जो है हम बल्ब लगा दिए, यहाँ बल्ब लगा दिए, अब बल्ब जल रहा है, और यहाँ लगा दिए एसी। क्या लगा दिए, एसी। अब बताओ कि इस एसी को तो करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तो इसके लिए वो यहाँ से ज्यादा करंट खींचेगा, और जैसे ही ज्यादा करंट खींचेगा ना तो बल्ब का फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म होगा और टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जितना ज्यादा करंट होता है उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। दिक्कत, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होकर टूट जाएगा तो सर्किट जो है ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट से करंट पास करता नहीं। समझ में आ गई बात। तो जब करंट नहीं पास करेगा तो ये बताओ कि बल्ब फ्यूज तो है फ्यूज। इसका मतलब कि दो दिक्कत है। पहला दिक्कत ये है कि अलग अलग एप्लायंसेस को अलग अलग करंट चाहिए था, सीरीज में नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात कि अगर एगो यहाँ वर्क करना बंद कर दिया तो आगे इस सर्किट में जितना जोड़े थे वो कौन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाएगा यहाँ। और जैसे सर्किट ओपन होता है तो हम लोग पढ़े तो ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको पैरेलल में कंबाइन करके देखते हैं तो मान लो यहाँ हम लोग जोड़ दिए बल्ब, ठीक है, और उसके बाद यहाँ जोड़ दिए एसी, ठीक है, यहाँ जोड़ दिए क्या चीज, टीवी, यहाँ जोड़ दिए हम लोग टीवी, ठीक है, ये एसी है, ये बल्ब है, यहाँ टीवी लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब मान लो हम क्या करते हैं कि यहाँ बल्ब फ्यूज हो गया तो करंट तो जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर, तो अब इस यहाँ फ्यूज है कि कौची है उससे क्या मतलब। अगर सपोज करो कि ये एक रास्ता है, यहाँ से एक रास्ता डाइवर्ट होता है इधर और दूसरा रास्ता डाइवर्ट होता है, तुम्हारा घर यहाँ, तो ये रास्ता में पुल टूटा हुआ है कि रोड बन रहा है, उस जाए पहुंच पाएंगे, उससे क्या मतलब है। तो उसी तरीके से अब मान लो करंट का रास्ता है ये अपने जरूरत भर करंट खींचेगा, ये अपने जरूरत पर यहाँ से करंट ड्रॉ करेगा, ये अपने जरूरत पर यहाँ से करंट ड्रॉ करेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है और उसमें हम ये 3 रेसिस्टर या इससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जब पैरेलल में, तो हम पढ़े थे कि ये अपने अनुसार करंट ड्रॉ करता है, ये अपने अनुसार और ये अपने अनुसार करंट ड्रॉ करता है। प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ सब अपने जरूरत के अनुसार करंट ड्रॉ कर लेंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों का वोल्टेज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को घर पे कनेक्ट करेंगे कैसे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहेगा, दूसरी बात कि सबको अपने जरूरत के अनुसार करंट मिलेगा, और तीसरी बात कि मान लो
कि अगर एगो अप्लायंसेस खराब भी हो गया तो बाकी सारा प्रॉपरली वर्क करते रहेगा। अब सोचो कि रात को 10 बजे जो है बल्ब फ्यूज कर गया, गर्मी का मौसम है तो बल्ब फ्यूज कर गया तो रात को तो बल्ब की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर सीरीज में किए होते तो ना एसी चलता, ना कूलर चलता, ना कुछ चलता, समझ में नहीं बात। और रात भर गर्मी में अंधेरे में पटपटाते रहो तो दिक्कत ये है कि हम इसमें करेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं बात। एगो वर्क करना बंद किए तो बाकी सारा बेकार, अब चेक करते रहो कौन खराब हो रहा है। तो उससे बढ़िया कि हम घर में कैसा वर्क कम्युनिकेशन करते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन। देखेंगे ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इन होम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारा जो है किस तरह का कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। अभी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि लगभग सबको सेम वोल्टेज चाहिए। दूसरी बात कि वो अपनी जरूरत के अनुसार करंट ड्रॉ कर सके, क्योंकि सबको अलग अलग करंट चाहिए होता है। और तीसरी बात कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो बाकी जो है प्रॉपरली वर्क करता रहे। उम्मीद करते हैं। अब हमको पढ़ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो सपोज करते हैं कि मान लो कि ये एक सर्किट है, ये जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहां से कुछ चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, समझना नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा मतलब करंट फ्लो कर रहा। अब जो है हम लोग पढ़े थे कि अगर ये कंडक्टर है तो ये नहीं चाहता है कि हमारे अंदर से जो है कोई चार्ज पास करे, ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर से कोई चार्ज पास करे, ठीक है। तो अब जो है ये बेचारे को पीछे ढकेलता है, एने मत उधर रहो, हम नहीं जाने देंगे। आई कहता है कि तू ये रोक लेगा, हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं रोकेगा तो ये हटाएगा इसको कि तू हटो, मतलब दोनों में घमासान युद्ध होगा यहाँ। अगर मान लो कि ये चार्ज जो है पावरफुल निकला, इसके अपोज को रेसिस्ट कर दिया तो यहाँ से ये पार कर जाएगा, लेकिन आराम से तो पार करेगा नहीं, उसको लड़ते झगड़ते जाना है, हटाते जाना कि काहे नहीं जाने दोगे, हम पार होकर दिखा देंगे, समझना नहीं बात। इसका मतलब हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते वो अपोज करता है, यही जबरदस्ती पास कर जाता है, ठीक है। तो अब बात ऐसा है कि जबरदस्ती जाए तो दोनों में यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, कुछ घमासान युद्ध होगा, ये बेचारा तब जाके पास करेगा। इसका मतलब कुछ एनर्जी बर्बाद होगा। अब सपोज करो कि हमको जाना है, ठीक है, हमको जाना है तो हम आराम से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लड़ते झगड़ते जाए तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। तो कहने का मतलब कि जब चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये बेचारा आराम से तो कर नहीं रहा, बहुत सारा इसका एनर्जी अपना बर्बाद हो जा रहा है। इसको क्या करते, इसके रेसिस्ट को हटा करके अब पार कर देंगे, समझना नहीं बात। तो जब एनर्जी बर्बाद हो रहा है तो हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी बर्बाद होगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रिक्शन होगा चार्ज में, और इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये मैं सिंपली ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी कंडक्टर से चार्ज पास करता है तो वहाँ बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, इसके रेसिस्ट को अपोज करने के लिए इसका एनर्जी वेस्ट होता है, और वो एनर्जी जो है वेस्ट होगा तो किस फॉर्म में वेस्ट होगा, हीट के फॉर्म में। मतलब ये होगा कि अगर किसी कंडक्टर से चार्ज पास करता है या फिर सिंपली कहो तो करंट पास करता है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी इफेक्ट ऑफ, अच्छा चलो ये हीट प्रोड्यूस हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, अगर करंट फ्लो नहीं करता तो हीट प्रोड्यूस होता नहीं होता। मीन्स अभी हमने देखा कि किसी कंडक्टर से अगर चार्ज पास कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज या करंट पास कर रहा है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई बात। तो when electric current is flowing through a conductor then heat is produced। मीन्स अभी हमने बताया कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कितना हीट प्रोड्यूस होगा, अगर मान लो ये वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि t इज द टाइम फॉर विच करंट I फ्लो थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। मींस कि अगर किसी कंडक्टर से I करंट पास करता है t टाइम के लिए और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पढ़े कि हीट इज इक्वल टू होगा, हीट कर सकते हैं या वर्क डन, मतलब जितना वर्क होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा। वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं
कि होगा वी आई टी। क्या होगा? वी आई टी। प्रॉब्लम है वेयर वी इज द पोटेंशियल, आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम फॉर विच द करंट पासेज। प्रॉब्लम है तो इसलिए लिख सकते हैं H इक्वल टू वी आई टी। अब दिक्कत ये है, अगेन हम क्या करते हैं कि अप्लाइंग ओम्स लॉ, बेचारे ओम भैया को यहाँ खींच करके ले आते हैं। अब ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ है क्या? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि V का वैल्यू रख देते हैं आई आर इंटू आई टी। तो H इक्वल टू कितना हो गया जी? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना? आई स्क्वायर आर टी। अगेन अब देखो तो फिर क्या, H इक्वल टू वी आई टी, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम क्या करते हैं कि यहां से I का वैल्यू रख देते हैं। तो H इक्वल टू वी, आई के जगह हम लिख सकते हैं V बाई आर, और यहाँ पर हो गया T, मीन्स H इक्वल टू हो गया V स्क्वायर टी बाई आर। ये जो है आपका अलग फॉर्मूला। तो मीन्स हीट निकालने के लिए कर रहे, वर्क डन निकालने के लिए कर रहे, कई गो फॉर्मूला हो गया? एक गो, दो गो और तीन गो। तो है एक ही चीज, बस क्या किया गया, कबो कलमा को इधर से पकड़ा गया, कबो इधर से पकड़ा गया, मीन्स वैल्यू को उलट कर करके एस्टिमेट करके रख दिया गया। लेकिन यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? तो इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स अब बात है कि करंट जब फ्लो कर रहा था तो वहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब इस बात को कोई ना कोई प्रूव करेगा तब मानेंगे। तो हम ये जो हुआ प्रूव करने के दौर में, अब ये होगा कि हम जो है प्रूव कर दें, हम प्रूव कर दें, कितना होगा, क्या होगा कि हमारा नाम हो जाए और हम बन जाए साइंटिस्ट। समझ में आ रही बात? तो इसमें कामयाबी मिली हमारे जूल साहब को। तो उन्होंने क्या रूल दिया? तो उन्होंने रूल दिया कि इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो, मींस जितना करंट फ्लो किया ना उसके स्क्वायर के। तो हम इस बात को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, मींस उस वायर का जो रेसिस्टेंस है। ठीक है। तो इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना देर के लिए करंट फ्लो किया, मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम इस तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और सिंपली हम कह सकते हैं कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT, जहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम 1 मान लेते हैं। प्रॉब्लम है? चलिए, तो ये हो गया हमारा जूल्स लॉ H इक्वल टू I स्क्वायर। तो हमारा सारा एप्लियंसेज क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा उपयोग है। ठीक है। आयरन बनाने में, टोस्टर बनाने में, ओवन बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, फ्यूज में दिक्कत नहीं। अब फायदा है तो नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर हम सोचें कि खाली फायदे हो तो पॉसिबल है नहीं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर फायदा है तो नुकसान है, दिक्कत। तो चलिए, इसका फायदा तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट का नुकसान क्या है? तो इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब बताओ, हम लोग कोयला जला के कितना महंगा मशीन, उसके बाद डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर दे रहा है। बताओ कि हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है, हीट प्रोड्यूस करके बर्बाद कर दे रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो उतना तो पैसा बर्बाद देना गया है। दिक्कत। अब बताओ, 100 रुपये लीटर तेल हो गया, जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करके बर्बाद कर दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो दिक्कत है। दूसरी बात कि अनविएबल हीटिंग कैन बी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सर्किट। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा,
तार मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करके हो सकता है आग भी लग जाए। तो अगर मान लो सर्किट फायर हुआ, अगल बगल तार के कोई सामान रखा है या फिर कुछ भी हो, तो वो घर में भी आग लग सकता है। अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं हॉस्पिटल में आग लग गया, यहाँ आग लग गया इलेक्ट्रिसिटी के चलते। तो काहे आग लग जाता है? काहे कि वो फालतू का हीट प्रोड्यूस करते रहता है और सब कोनो ध्यान नहीं देता है, दिक्कत। तो ये हो गया इसका फायदा और ये हो गया इसका नुकसान। देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो सबसे पहले पावर कहते किसको है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं, कैपेसिटी को कहते हैं, काम करने के रेट को हम लोग कहते हैं पावर। दिक्कत, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने के रेट को हम लोग कहते हैं पावर। या तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। दिक्कत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर कितना है, तो जो वर्क करने का रेट होगा, तो कितना वर्क करने का रेट होगा, तो जिस रेट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उस रेट से उसका वर्क होगा। दिक्कत, तो हम लोग पढ़ते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स वो रेट जिस रेट से किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रहा है, खपत हो रहा है, उस रेट इलेक्ट्रिक एनर्जी को के खपत होने के पावर को रेट को हम लोग क्या कहेंगे? पावर। एक बार फिर से, मीन्स किसी सर्किट में जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उस कंज्यूम होने के रेट को हम कहते हैं पावर, ठीक है। तो पावर बराबर फॉर्मूला होगा वर्क डन बाई टाइम। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के केस में कि वर्क डन बराबर होता है क्या चीज? हीट प्रोड्यूस। वर्क डन बराबर हीट प्रोड्यूस अभी जस्ट पढ़े थे। तो चलिए भैया, पावर बराबर कितना हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू कितना हो गया जी? इलेक्ट्रिकल पावर वर्क डन आई स्क्वायर आर टी और वाई में टी। मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर बराबर हो गया, हम लिख सकते हैं ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई आर। दिक्कत, आई स्क्वायर बाई आर। एक चीज और पढ़े थे, वर्क डन बराबर हम पढ़े थे वी आई टी, ठीक है। वर्क डन बराबर पढ़े थे वी आई टी, तो हम इसको लिख सकते हैं वी आई टी और बाई में कितना? टी। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर बराबर कितना हो गया जी? वी आई। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वी। और देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू कितना हम लोग पढ़े थे? वी स्क्वायर टी बाई आर और इंटू टी। दिक्कत, तो चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये जो है हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक, ये दो और यहाँ पर एक जो है वाट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट जो है वाट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद इसके कमर्शियल यूनिट को किलो वाट आवर कहते हैं, जिसको सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं के डब्ल्यू एस से। और इस किलो वाट आवर को सिंपली हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एक क्वेश्चन है 1 किलो वाट बराबर कितना जूल, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 किलो वाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो का मतलब 1000। अगर 2 किलो होता तो 2000। दिक्कत है, वाट है तो वाट लिख दिए, ठीक है। किलो का मतलब 1000, एगो था तो 1 वाट को वाट, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36 पे इतना वाट सेकेंड। दिक्कत है, और इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और वाट सेकेंड को कहते हैं क्या? जूल, और सिंपली डिनोट करते हैं कैपिटल जूल से। मीन्स 1 किलो वाट इक्वल टू हो गया इतना जूल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स से, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर और हीट प्रोड्यूस से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी रखिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलिए। धन्यवाद।